हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप कहेंगे सर हर रोज 5 टॉपिक्स ही तो होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक आदत बन चुकी है कि आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिप्स के बारे में। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंकल चिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ये सेमीकंडक्टर चिप्स। फिर हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश के बारे में। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ये दो शब्द है ना, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, तो ये दोनों को डिलीट करने की बात है, तो इसमें क्या रिकमेंडेशन है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन एक कहते हैं ना, एक पवित्र व्यक्ति का नाम लेते हुए। अरे म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। तो दलाई लामा के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एनालाइज द हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल implications ऑफ द दलाई लामा's सक्सेशन प्लान इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइनाज क्लेम। चाइना इस बात को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहता है। राइट, जो 14th दलाई लामा है, हिज होलीनेस ने ये अनाउंस किया है उनका कोई सक्सेसर हो। तो ये जो तलाश है, ये जो एक सर्च है, ये क्वेस्ट जो है, इसको अनाउंस कर दिया उन्होंने कि जो 15th दलाई लामा है उनको ढूंढने का काम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो हिज होलीनेस है दलाई लामा साहब, तो ये 6 जुलाई 2025 को 90 साल के हो जाएंगे। गॉड ब्लेस हिम, उनकी 100 साल उम्र हो। राइट, हज़ारों साल तक वो जिए, यही हमारी आशा है, यही दुआ है भगवान से। लेकिन अब ही इज थिंकिंग अबाउट कि भाई उनके बाद कौन आएगा। अब ये बहुत ही पुरानी प्रथा रही है, इस प्रथा को वो चेंज कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर चाइना बिल्कुल ही खुश नहीं है। चाइना ये कह रहा है कि भाई आपको हमारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमारे अप्रूवल के बिना आप कैसे 15th दलाई लामा को अपॉइंट कर सकते हैं। जो एक ट्रस्ट है जिसका नाम है गेडन फोद्रांग ट्रस्ट, एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और दलाई लामा जो हैं उनके टॉप अथॉरिटी हैं। अब सक्सेशन का ये जो प्लान उन्होंने लॉन्च किया है, उसका मेन लक्ष्य भी यही है, इसका मेन मकसद भी यही है कि चाइना जो इंटरफियरेंस करना चाहता है, ये उनके जीते जी ये इंटरफियरेंस ना हो। और अगर 15th दलाई लामा जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है तो फिर चाइना जो है वो इसमें कुछ होपफुली नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक पुरानी प्रथा रही है, जनरली क्या होता है कि जब एक दलाई लामा है, उनका जब निधन होता है, राइट, उसका एक ख़ास शब्द भी है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, महापरिनिर्वाण ऐसा कुछ शब्द हैं। बट एनीवेज, जब वो इस जो कहता है ना कि इस लोक को जब छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद दूसरे दलाई लामा को अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रोसीजर को वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर चाइना जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो दलाई लामा साहब के साथ है और इसी के साथ साथ यूएसए का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब जो तिब्बतन गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि धर्मशाला जो हैं हमारे देश भारत में है, हिमाचल में है। राइट, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो है, तो वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने भी जो एक हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो फंड हैं, यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया। जो बाइडन सरकार थी, दैट वाज आल्सो सपोर्टिंग। इनफैक्ट बाइडन सरकार ने तो ये भी कहा था कि दलाई लामा और चाइना के बीच में एक डायलॉग, एक डिस्कशन जो है वो हो। नाउ द थिंग इज, इंडिया इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हियर, क्योंकि 1959 में तिब्बत को छोड़कर दलाई लामा साहब जो हैं वो हमारे देश भारत में आए और तब से चाइना इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि भारत जो है इस चीज़ को एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। और जैसे एससीओ में क्या हुआ,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में का जो कम्युनिक था, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि उसमें ये पहलगाम अटैक जो है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं थी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक स्टैंड रखें हैं। जो तिब्बत के लोग हैं उनकी जो जेन्युइन ऑटोनोमी है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत को भी हड़प लिया, तो इस चीज़ की डिमांड जो है वो हम आगे रख सकते हैं। और ये जो सक्सेशन का इश्यू है, इट हाईलाइट्स ए ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट फॉर तिब्बत कि तिब्बत की स्पिरिचुअल के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनका फ्यूचर क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट आएगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से गहराई से भारत जो है वो कुछ काम कर सकता है। लेकिन अभी दलाई लामा साहब जो हैं उनका स्टैंड क्लियर है कि चाइना को साइड में ही रखना है, चाइना की कुछ नहीं चलेगी। दलाई लामा और ये जो उनका इंस्टीट्यूशन है ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो कौन होंगे, नॉट चाइना। राइट, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। राइट, इसके साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको मिल चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है। दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनालाइज इंडियाज पैराडॉक्सिकल पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन बट लैकिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। भारत जो है वो चिप डिजाइन में काफ़ी आगे हैं दुनिया की। आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक एक आंकड़ा आपको याद रखना है। 20% जितनी जो डिज़ाइन वर्क फोर्स है वो कहाँ पर है, हमारे देश भारत में है। 1,25,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स चिप डिज़ाइनिंग क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो इंटेल है, देन यू हैव AMD, देन यू हैव क्वालकॉम, राइट, एनवीडिया। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनके बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस जो हैं वो भी भारत में है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि चिप डिज़ाइनिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत ही पीछे हैं। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये खास करके डिजिटल एज जो अभी चल रही है, तो इसमें आप समझ लीजिए जितना ऑयल इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। इसकी शुरुआत जो है वो लगभग आप समझ लीजिए 1950s से हुई, राइट। और फिर धीरे धीरे चीज़ों का इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ने लगा। आज मिसाइल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे स्मार्टफोन्स, हमारी कार्स, सैटेलाइट्स, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, हर जगह पर ये चिप्स जो हैं इनका इस्तेमाल होता है। 2024 में ये इंडस्ट्री जो है ये कुछ इट वाज समवेयर अराउंड $627 बिलियन की इंडस्ट्री थी ये। 2030 में इट्स गोइंग टू हिट $1 ट्रिलियन। इतनी फास्ट तरीके से ये जो इंडस्ट्री है ये एक्सपांड हो रही है। अब चिप फैब्रिकेशन यानी कि चिप को जो बनाना है, वेफ फैब्रिकेशन जिसको कहते हैं, एक प्रोसेस है वेफ फैब्रिकेशन, फिर फोटोलिथोग्राफी होती है, इचिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये जो चिप फैब्रिकेशन है ये एक बहुत ही अल्ट्रा प्रिसाइज चीज़ है। आपको इसका सेटअप ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर वाइब्रेशंस भी ना आ रहे हों, ज़मीन में से वाइब्रेशंस ना आ रहे हों। बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है ये, और कैपिटल इंटेंसिव है यार। बहुत सारे पैसे आपको चाहिए, एटॉमिक लेवल का प्रिसीजन इसमें आपको चाहिए, और अल्ट्रा क्लीन, सिर्फ क्लीन नहीं, अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट आपको चाहिए, एडवांस्ड मशीनरी चाहिए। बहुत कम ऐसे देश हैं जो चिप फैब्रिकेशन को मास्टर कर पाए हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो है ना दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर, वेपन्स, ये सारी चीज़ों में, सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए यू नीड दिस। एंड यू नो कि आज के समय में किसी और देश पर डिपेंड रहना जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। तो ये चांस हमें नहीं लेना है। मूडीज जो है तो इसका एनालिसिस ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे धीरे इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन रहा है, लेकिन आज भी टैलेंट इतना होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बावजूद, देयर इज़ अ बिग गैप। डोमेस्टिक मार्केट हमारी इंप्रूव हो रही है, और हमारे देश ने, यू विल बी सरप्राइज टू नो, राइट, वी वर अर्ली स्टार्टर इन दिस थिंग।
1976 में भारत ने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को लॉन्च किया था। कहां पर? मोहाली में, 76 में। आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1989 में यहां पर आग लगी। अगेन मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, राइट? आई डोंट हैव डेटा, मैंने गूगल भी नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। चलो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि मुझे क्या लग रहा है, छोड़ो। 1989 में यहां पर आग लगी। उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई और फिर 1997 में फिर से भारत ने ये SCL जो है इसको रिज्यूम किया। इसका नया नाम हो गया सेमीकंडक्टर लैब। लेकिन ये जो स्पीड थी, ये जो मोमेंटम था ना, ये जो रिदम थी 1976 के बाद की 89 तक, इस चीज को कभी हम अचीव ही नहीं कर पाए। उसके बाद मैं क्या कहने वाला था? मैं ये कहने वाला था कि मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि किसी ने शायद कॉन्स्पिरेसी की हो। आई एम नॉट श्योर, ऐसा मुझे लग रहा है कि भारत हमेशा इसमें पीछे रहे। फिर अभी जो है DRDO का एक सितार है, SITAR। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। सितार किसका? DRDO। ये कोई बजाने का सितार नहीं है, ये बनाने का सितार है। और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये जो बेसिकली ये DRDO का एक जो मोहाली में है ना, वहाँ पर भी ये डिफेंस और स्पेस को लेकर ही चिप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। कॉमर्शियल चिप्स की बात करें तो भारत, ये कॉमर्शियल चिप्स को तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। नियरली सारी चिप्स जो है वो इंपोर्ट होती हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 में भारत ने लॉन्च किया और 76,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो इसके लिए एलोकेट किए गए। तो इसमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, R&D, ये सारी चीज़ें हैं। डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। और 5 से लेकर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए चाहिए। एंड एक और चीज़ है, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड पानी भी इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। स्टेबल पावर चाहिए, एक भी ऐसा पावर अप डाउन जो है वो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली स्टेबल पावर जो है इट इज रिक्वायर्ड, वरना पूरी बैच खराब हो जाएगी। तो ये इट्स नॉट दैट इजी, इट्स, वरना तो भारत बना लेता। अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। अभी टाटा ग्रुप है, माइक्रोन जो है, माइक्रोन ने गुजरात में, आई थिंक साणंद में ही ये कंपनी आने वाली है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट गुजरात में है, बड़ौदा या फिर साणंद, दोनों में से एक जगह पर शायद आने वाली है। माइक्रोन अमेरिका की कंपनी है। अप्लाइड मटेरियल्स हैं बेंगलुरु में। देन लैम रिसर्च, दे आर गोइंग टू ट्रेन 60,000 इंजीनियर्स। टाटा ग्रुप, वेदांता, दे आर प्लानिंग फैब्रिकेशन प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। तो भारत जो है वो ऐसे US से, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारे देशों के साथ हम मिलकर पार्टनरशिप करके इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट एनालाइज द डिबेट अराउंड डिलीटिंग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो शब्द जो हैं फ्रॉम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल। तो अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और वाइस प्रेसिडेंट ने ये एक मुद्दा उछाला है, कहा है कि भाई ये जो दो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, इसको डिलीट किया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में से इसको हटाया जाए। इमरजेंसी 1976 में इसको इंसर्ट किया गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। और इनकी आर्ग्यूमेंट ये है RSS और वाइस प्रेसिडेंट की, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो उन्होंने ओरिजिनली ये दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये दोनों शब्द जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इसको ऐसे नहीं हटा सकते। या फिर ये जो हमारे प्रीएम्बल की इंटीग्रिटी के बारे में है
और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका स्पिरिट जो है वो कैप्चर करता है, ये कैप्चर करते हैं ये दो शब्द, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। रही बात सेक्युलरिज्म की, तो यस इंडीड ये आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो उसमें भी आपको एक सेक्युलर नेचर नज़र आएगा, राइट। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो इसमें इक्वालिटी की बात है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सेक्युलर थिंग। अगर आप आर्टिकल 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, अगेन सेक्युलर। तो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के क्यों ना हो, राइट, वी ऑल आर इक्वल एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। तो यस, सेक्युलरिज्म जो है इट इज इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोर स्पिरिट, तो इसको नहीं हटाना चाहिए। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो इसको हटाया जा सकता है। अब पूछेंगे कैसे? द थिंग इज, देखिए, सोशल जस्टिस जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सोशलिज्म जो है दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इक्वालिटी और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोशलिज्म इज इंपॉर्टेंट, बट ट्रू सोशलिज्म जो है इट इज अबाउट प्रोडक्शन मीन्स, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि सरकार के पास सारी चीजें रहें, थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो एक पुरानी जो यूएसएसआर टाइप की विचारधारा थी, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन टुडेज वर्ल्ड। आज तो फ्री एंटरप्राइज का ज़माना है कि आप जो भी लेजिट बिजनेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो सोशलिज्म जो है इसको ड्रॉप किया जा सकता है, ये रेलेवेंट नहीं। लेकिन सेक्युलरिज्म जो है, दिस इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट शुड बी देयर एंड इट इज वोवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही, जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स में, राइट। मैं फिर से ये टॉपिक पर क्यों आ गया? By mistake. Moving on to topic number 4. What's going on with my presentation? Okay, right. Analyze the systemic failures and accountability issues highlighted by the Sigachi Industries accident, despite it being a multi-bagger firm. हैदराबाद में ये सिगाची इंडस्ट्रीज जो हैं, तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एमसीसी के बारे में हमने बात भी की थी, राइट। और 40 लोगों की मृत्यु हुई है, 33 आर इंजर्ड। लेकिन पता है क्या सामने आया है? बेसिक जो सेफ्टी की बात करें ना हम, बेसिक सेफ्टी, ये भी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। फायर अलार्म्स नहीं थे, हीट सेंसेस नहीं थे। ये एक मल्टी बैगर कंपनी जो है, इसमें ऐसी चीज़ हो रही है। मैनेजमेंट जो है ये टाइम टू टाइम ऑडिट्स नहीं करता था। चलो, पैसे के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में वो ऐसा शायद कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये लोग जिनका काम है ये सरकारी ऑफिसर्स, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई? फिर नो ऑब्जेक्शन एनओसी जो होता है ना फायर का, ये भी इस कंपनी के पास नहीं था। तो वाई इट वॉज अलाउड टू बी वाई इट वॉज अलाउड टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस? तो ये भी एक प्रश्न उठता है। और सिगाची वाला जो किस्सा है, इट इज नॉट द फर्स्ट वन और द लास्ट वन, राइट। दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर किस देश में हुआ है? हमारे देश में। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, दिस इज बिगेस्ट वन। 2018 से अगर आप देखेंगे 2022 तक, तो हमारे देश में 5336 डेथ्स जो हैं वो फैक्ट्रीज की वजह से हुई है। आप सोचेंगे कि सर ये आंकड़ा बड़ा है या छोटा? ये छोटा आंकड़ा है, इट इज़ नॉट अ बिग आंकड़ा। दिस इज कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेटअप। इनफॉर्मल सेक्टर में ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा आप सोचिए। इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम डेटा देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 लाख जो वर्कर्स हैं हमारे देश में, उनमें से 117 की मृत्यु होती है। 1 लाख में से 117। अमेरिका में पता है कितना है ये आंकड़ा? जस्ट 3.7। जर्मनी में कितना है? 1.3 से लेकर 1.4। हमारे यहाँ पर 117।
डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, वो इस रेंज में आते हैं। और ऐसा कभी हो सकता है कि यूरोप में हमसे ज़्यादा लोगों की इंजरी हो रही है? नहीं, यूरोप में छोटी इंजरी भी जो होती है तो उसको मेंशन किया जाता है। हमारे यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया जाता। अकाउंटेबिलिटी कंपनी की और सरकार की, दोनों की बनती है। और जब भी छोटे बड़े जो भी एक्सीडेंट्स हों तो उनका प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें करना ही पड़ेगा। FIR इज मस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस वन इज अबाउट analyze the challenges in air crash investigation, highlighting the impact of conspiracy theories and media speculation. 171 का क्रैश हुआ हमारे विजय रूपाणी के साथ साथ हमारे देश के और दुनिया के दूसरे देशों के कितने सारे लोगों के जो प्रियजन हैं उनका निधन हो गया इस एयर क्रैश की वजह से। इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट टुक प्लेस, इट्स अ बिग ट्रेजेडी, सैड ट्रेजेडी, राइट। 241 लोग जो ऑन बोर्ड थे प्लस 34, इसमें से एक व्यक्ति बच गए, लेकिन 241 प्लस 34 तो इट्स व्हाट 275 लोगों की मृत्यु हुई इस क्रैश में। पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिलडुल चुका है। अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरे भी रिलेटिव्स जो है, मेरी बहन और जीजा जी और ये लोग भांजा, ये लोग भी आउट ऑफ इंडिया गए, तो आई वॉज ऑल्सो बिट लाइक वरीड। जब तक वो लैंड नहीं हुए, कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। आप कितनी भी हिम्मत रखें, एक बार तो ये ख्याल आता ही है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है और ऊपर से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो पता चलता है कि कितनी सारी। अब देखिए, 2 ब्लैक बॉक्सेस जो है वो मिल गए। कुछ फेक AI जनरेटेड रिपोर्ट्स भी सर्कुलेट हो रहे थे। फिर सैबोटेज के बारे में बात हो रही है कि किसी ने जानबूझकर ये चीज़ जो है वो की हो, फिर पायलट का कोई कसूर है या फिर इंजन माल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं, इसकी वजह से भी इन्वेस्टिगेशन और जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। दूसरी चीज़, ब्लैक बॉक्स जो हैं, 2 ब्लैक बॉक्स थे, दोनों के दोनों मिल गए हैं। एक तरफ ये कहा गया कि इसको USA भेजा जाएगा, फिर ये बताया जा रहा है कि अब इसको इंडिया में ही एनालाइज किया जा रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या है ब्लैक बॉक्स के साथ जुड़ी हुई मिस्ट्री? फिर इंडिया की खुद की ब्लैक बॉक्स की लैब भी है। जो ये कोझिकोडे एयर क्रैश हुआ था अगस्त 2020 में, उसके बाद ये रेकमेंड किया था कि हमारे देश के पास खुद का ये ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस का एक लैब होना चाहिए। तो अभी अप्रैल 2025 में ही ये लैब जो है इसको इनॉग्यूरेट किया गया, अप्रैल 2025 में। तो यहाँ पर हम पहले क्यों ऐसा कह रहे थे कि USA को ये भेजा जाएगा, फिर अब नहीं भेजा जा रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? और ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में, राइट, टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो बातचीत, मीन्स जो कैंपबेल विल्सन है, जो एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो ही वॉज नॉट वो उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कुछ लैप्सेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। What we need now here is, we don't need knee-jerk decisions. We need proper standard operating procedure. और इसी के साथ साथ यूके में एक सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ऐसी कोई ऑटोनोमियस बॉडी जो है वो यहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत है। And that's basically everything in today's discussion, right? Thank you very much for your love and support. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.